वेलकम बैक डियर चैम्प्स। आइए हम नाउन को कंटिन्यू रखते हैं। नाउन को कंटिन्यू रखते हुए हम इस वीडियो में जेंडर को स्टडी करेंगे प्लस केस को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर, तो देखिए जेंडर हमारे पास जनरली 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, इसे फेमिनाइन नहीं पढ़ते हैं, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स मेल। मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल को रेफर करेगा। उसमें जैसे कैसे हो गया, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड अंकल, बॉय, मैन, ये सब किस जेंडर को रेफर करते, मैस्कुलिन जेंडर को। फिर उसी तरह देखिए फेमिनिन जेंडर रेफर्स फीमेल। फेमिनिन जेंडर किसको रेफर करेगी, फीमेल को, जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर, आंटी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडडॉटर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब क्या, इनका क्या जेंडर, फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर रेफर्स बोथ जेंडर्स, यानी कि कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो दोनों को रेफर करता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो मेल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और फीमेल के लिए। एक्चुअली हिंदी में अलग होता है दोनों के लिए, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, जो मेल को भी रेफर करते हैं और फीमेल के लिए। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी फीमेल भी दोनों होते हैं, लेकिन उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कॉमन है, दैट इज स्टूडेंट। जैसे रिलेटिव, रिश्तेदार, रिश्तेदार मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते। जैसे टीचर, टीचर मेल, टीचर फीमेल। जैसे दूसरे वर्ड्स, और सारे दूसरे वर्ड्स आप ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं आप चाइल्ड, चाइल्ड मेल, चाइल्ड फीमेल। बेबी, BABY बेबी, बेबी ये जो टर्म है ये दोनों के लिए यूज हो जाता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो ऐसे वर्ड्स जो दोनों जेंडर्स के लिए कॉमन होते हैं, एक ही होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो हमें अगर हमें बताना होगा कि बेबी का क्या जेंडर है, तो कॉमन। स्टूडेंट का क्या जेंडर है, तो कॉमन। टीचर का क्या जेंडर है, तो कॉमन। प्रिंसिपल का क्या जेंडर है, तो कॉमन। अगला हमारा होता है आपका न्यूटर जेंडर रेफर्स नॉन लिविंग थिंग्स। जबकि न्यूटर जेंडर उन चीज़ों को रेफर करता है जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, जैसे कि बॉक्स, पेन, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स वो किस जेंडर में आती, न्यूटर जेंडर में। तो हमें ये चीज़ समझना, हमने ये जेंडर क्लियर हो गए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि कॉमन जेंडर से आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से नहीं आएंगे। मैस्कुलिन जेंडर कौन नहीं जानता, मैस्कुलिन जेंडर ऑलमोस्ट सब जानते। फेमिनिन जेंडर कौन नहीं जानता। कोई ये आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सिस्टर का आप जेंडर बताओ, सिस्टर का जेंडर कौन नहीं जानता। आपसे ये नहीं पूछेगा बॉय का जेंडर बताओ, फादर का जेंडर बताओ। आपसे पूछ सकता है कि टीचर, ये जो कॉमन नाउन है जिसका कॉमन जेंडर है, इसका बताओ, इसके लिए कौन सा, अगर आपको बताना होगा आपको कि जैसे टीचर दे, मान लो दिया है टीचर, तो कहेगा इसका जो है आप किस तरह से फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप इसको फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे, या कैसे इसको मैस्कुलिन जेंडर में इस्तेमाल करेंगे। इसका मैस्कुलिन जेंडर में यूज कैसे होगा टीचर का आप मैस्कुलिन जेंडर बताइए, या टीचर का आप फेमिनिन जेंडर बताइए। या उसने कह दिया शूज, तो पूछेगा कि शूज
आपको कैसे कैसे औरतों का शूज़ दिखाना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, आदमियों का शूज़ दिखाना होगा तो आप क्या यूज़ करें। तो देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हमें इसको समझना है कॉमन जेंडर को, कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन जेंडर्स होते हैं, जो दोनों जेंडर्स को रेफर करते हैं इस मेन, तो उनको अगर वो किसी प्रोफेशन की बात करेंगे, जब भी वो प्रोफेशन की बात करेंगे तो हमेशा आपको मैन और वुमन करके बताना होगा। जैसे बताना होगा टीचर का फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएंगे तो आप कहेंगे वुमन टीचर। कहेंगे टीचर का मैस्कुलिन जेंडर कैसे बनाएंगे तो कहेंगे मैन टीचर। डॉक्टर का कहना होगा कि आप डॉक्टर का फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएंगे तो आप कहेंगे वुमन डॉक्टर। मैस्कुलिन मैन डॉक्टर। सर्वेंट मैन सर्वेंट। सर्वेंट वुमन सर्वेंट। मेड सर्वेंट भी यूज होता। हाँ, हम लोग लेडी डॉक्टर भी कह देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जहां पर भी हमें प्रोफेशन को रेफर करना होगा किसी कॉमन जेंडर के, तो हम मैन और वुमन यूज करके करेंगे। जैसे मैंने बताना होगा कि एक औरत सिपाही तो क्या कहेंगे वुमन कांस्टेबल, मैन कांस्टेबल, मैन इंस्पेक्टर, वुमन इंस्पेक्टर। वहां मेल फीमेल नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। आप ये नहीं कहेंगे मेल टीचर फीमेल टीचर, दैट इज रॉन्ग। मेल और फीमेल लगा करके आप किसी प्रोफेशन को नहीं बताएंगे। प्रोफेशन जब भी बताना होगा तो मैन या वुमन यूज करके आपको बताना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जहां पे फिजिकलिटी फिजिकल ट्रेट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे आपको बताना होगा कि आदमी का जूता या आदमी के कपड़े, तो वहां क्या बताएंगे मेल क्लोथ्स, वहां मैन क्लोथ्स नहीं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो मेल क्लोथ्स हैं, जो आदमियों के कपड़े होते हैं, वो औरतों के कपड़े के कंपैरिजन में वो डिफरेंट होते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ों की बातें हमें करनी है जो फिजिकलिटी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर आपको दिमाग में रखना है सामानों की बात करनी है कि ऐसे सामान जो औरतों के होते हैं, ऐसे सामान जो आदमियों के होते हैं, उनकी जब वहाँ बात करनी है तो आपको मेल और फीमेल का यूज़ करना है। जब प्रोफेशंस का यूज़ करना है तो मैन वुमन। जैसे मैंने बताया मैन डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो मैन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमन टीचर, मैन सोल्जर, वुमन सोल्जर, मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट। लेकिन कहना होगा कि जो है आदमियों का जूता, तो आप क्या कहेंगे मेल शूज, औरतों के जूते फीमेल शूज। उसी तरह मेल वॉलेट, आदमी पुरुषों का पर्स, तो मेल वॉलेट, मैन वॉलेट नहीं, मेल वॉलेट। औरतों का पर्स, वुमन वॉलेट, वुमन सैंडल, वुमन स्लीपर्स, सॉरी वुमन स्लीपर, फीमेल स्लीपर्स। तो फीमेल स्लीपर्स, फीमेल शूज, फीमेल सैंडल, मेल शूज, मेल सैंडल, मेल क्लोथ्स। तो जहां पर भी कपड़े सामान जो होंगे, जो मेल और फीमेल आदमी और औरतों से रिलेटेड सामानों की बात करनी होगी, तो वहाँ पर हम मेल और फीमेल का यूज़ kरेंगे। जहाँ पे प्रोफेशंस की बात होगी मैन और वुमन का यूज़ करेंगे। ये मैंने लिखा नोट, कॉमन जेंडर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। तो कॉमन जेंडर हमको याद रखने
प्रोफेशन किसके लिए, सॉरी ये किसके लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए जेंडर आपको मैस्कुलिन इंपॉर्टेंट नहीं, फेमिनिन इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूट्रल इंपॉर्टेंट नहीं, कॉमन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। जैसे याद देखिए प्रोफेशन की बात होगी तो मैन वुमन, जैसे मैंने बताया मैन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमन टीचर, मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, मैन सोल्जर, वुमन सोल्जर। जैसे दिखा है मैन डॉक्टर, मैन टीचर, सॉरी वुमन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमन कांस्टेबल, मैन सर्वेंट, वुमन पायलट, फीमेल पायलट नहीं। लेकिन फिर देखिए बट फॉर रेफरिंग समथिंग रिलेटेड टू फिजिकलिटी मेल फीमेल इज यूज्ड। जैसे यहाँ देखिए मैन शू, फीमेल परफ्यूम, वुमन परफ्यूम नहीं, फीमेल परफ्यूम, मेल वॉलेट, वुमन पर्स, वुमन सैंडल, ETC। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी प्रोफेशन की बात होगी तो वहाँ पे मैन वुमन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे कपड़ों सामानों की बात होगी तो वहाँ पर आप हमेशा मेल फीमेल, लाइक मेल शूज़ फीमेल शूज़, मेल सैंडल फीमेल सैंडल, मेल परफ्यूम फीमेल परफ्यूम, मैन कॉम फीमेल कॉम, मेल कॉम फीमेल कॉम, मेल क्लोथ्स फीमेल क्लोथ्स, मेल स्टोर, मेल क्लोथ स्टोर, फीमेल क्लोथ स्टोर। ये ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपको ये जेंडर क्लियर है। जेंडर में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना है तो इसी कॉमन पे, और कॉमन में किसके लिए क्या यूज़ होता है, यानी कि प्रोफेशन मेल प्रोफेशन होगा तो मैन, वुमन से रिलेटेड प्रोफेशन तो वुमन आप लगा के उसको बताएंगे, और कपड़ों जूते चप्पल दूसरी चीज़ों की उनके पोजेशन से उनके सामानों से रिलेटेड तो मेल फीमेल। अब आता है केस, समझ लीजिए inflection of a word depending on its function in a sentence। inflection means कैसे एक वर्ड की मीनिंग एक सेंटेंस में उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे राम अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है राम से, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहां राम क्या है, राम का फंक्शनिंग क्या है, सब्जेक्ट की। राम सिंग्स अ सॉन्ग, यहां राम एक्शन कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट है। लेकिन यही राम, अब मैंने बोला मोहित टीचेस राम, तो देखिए यहां राम मोहित टीचेस राम। अब यहां देखिए मोहित यहां सब्जेक्ट हो गया है और यहां राम क्या हो जा रहा, टीच के बाद आ जा रहा, तो क्या हो जा रहा, ऑब्जेक्ट हो रहा। क्योंकि यहां पर जो ये राम वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक एक्शन को, किसको, टीचिंग के। तो कैसे राम की जब पोजीशन चेंज हुई, जब वो सेंटेंस में शुरू में आया वहां एक्शन कर रहा, तो कैसे वो सब्जेक्ट हुआ, कैसे वो वर्ब के बाद आया तो एक एक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं केस में कि कैसे एक वर्ड अपनी पोजीशन के कारण सब्जेक्ट का एक्शन करता है, वही वर्ड अपनी सेंटेंस में पोजीशन के कारण, प्लेस वैल्यू के कारण ऑब्जेक्ट हो जाता है या कुछ और हो जाता है। उसको हम स्टडी करते हैं केस में। तो आइए देखिए केस इन्फ्लेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। काइंड्स ऑफ केसेस होते हैं कितने प्रकार के, देखिए नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, इसे एक्यूजेटिव ACCUSATIV एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस और अंत में पॉजेसिव केस। और यही केस आपको दिमाग में रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अगर जो कोई केस इम्पॉर्टेंट है तो वो है पॉसेसिव केस। यही से क्वेश्चन भर के आते हैं एग्जाम्स में, ये हमें ध्यान में रखना है सारे कॉम्पिटिशन्स में। ख़ास तौर पे जो SSC से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, SSC, CHSL, MTS, इवन NDA, इस तरह
सीरियस, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा और नाउन से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन नाउन से, फिर सबसे ज़्यादा नाउन एंड नंबर से, फिर सबसे ज़्यादा आपके पॉजेसिव इस केस से तो पॉजेसिव केस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हम समझते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, या देखिए मैंने लिखा है, कहाँ गया, यहाँ देखिए, नॉमिनेटिव केस इज केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो किसी सेंटेंस में एक जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि वो एक्शन कर रहा है, वो सेंटेंस का हेड वर्ड है, तो वहाँ पर वो नाउन किस केस में होगा, वो होगा सब्जेक्टिव केस में। लाइक मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, लिखा है रीटा सिंग्स अ सॉन्ग, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा नीचे वो व्हाट इज द केस ऑफ रीटा, तो आप बताएंगे रीटा इज सब्जेक्टिव केस या रीटा इज नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस सेम है। दूसरा होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस इज अ केस ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस में हमेशा एड्रेस किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा। जैसे मैंने कहा डू दिस वर्क सचिन, मैंने कहा इस काम को करो सचिन। डू दिस वर्क, कॉमा मैंने रुका, मैं लिखने में कॉमा लगाऊंगा, सचिन। तो यहाँ पे डू दिस वर्क, इस काम को करो, किससे कहा जा रहा, सचिन से, सचिन से बोला जा रहा। तो यहाँ सचिन किस केस में हुआ, वोकेटिव केस में। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, कॉमा संजय, फिर क्वेश्चन मार्क, कह रहा हूं कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो, संजय, यानी मैं तुम कहाँ जा रहे हो, ये किससे बोल रहा हूँ, संजय से। संजय शायद वो समझ नहीं पा रहा कि मैं उससे क्या रहा हूँ, वो सुन नहीं पा रहा, तो मैं उसको कह रहा हूँ संजय, उसका नाम ले रहा, यानी कि मैं उसे संबोधित कर रहा। तो जब एक सब्जेक्ट, एक नाउन एक्शन करता हुआ नजर आएगा, जैसे रीटा इज सिंगिंग, रीटा इज प्लेइंग, रीटा ईट्स, रीटा ड्रिंक्स, तो यहाँ रीटा क्या कर रही, सेंटेंस का जो एक्शन हो रहा उसको परफॉर्म कर रही, तो सब्जेक्टिव केस। मैं यही कहूँ वेयर आर यू गोइंग रीटा, व्हाट आर यू डूइंग संजय, सिट डाउन हियर विजय। देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ये एक्शन ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, उनको संबोधित कर रहा हूँ, उनका अटेंशन अपनी तरफ से ले खींच रहा हूँ, तो क्या हो गए, ये वोकेटिव केस हो गए। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी होगा, कहाँ गया, वोकेटिव केस इस केस ऑफ एड्रेस, डू दिस सचिन, मतलब इस काम को करो, कॉमा सचिन, तो यहाँ सचिन का केस क्या हो गया, वोकेटिव। ध्यान रखना है आपको, लिख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए एक्यूजेटिव केस इज केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई ईट चॉकलेट, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूं, चॉकलेट। आई टीच रोहित, मैं किसको पढ़ाता हूं, रोहित को। तो रोहित पे एक्शन हो रहा पढ़ाने का, रोहित एक्शन एक्सपीरियंस कर रहा। आई ईट फूड, व्हाट डू आई ईट, फूड। तो जो एक्शन सब्जेक्ट करता है और जिस पे वो एक्शन पास होता है, जो उस एक्शन को एक्सपीरियंस करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो डायरेक्टली वो कर रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि एक्यूजेटिव केस है। अगर इनडायरेक्टली हो रहा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज डेटिव केस। मैंने आपको ये उदाहरण दिए किसके, एक्यूजेटिव केस के। एग्जाम्पल होगा देखिए, जैसे कि आई बॉट एन एप्पल, लिख लीजिए यहाँ पे एन कर लीजिए, एन एप्पल। तो यहाँ बॉट मैंने क्या खरीदा, एन एप्पल, एक सेब। तो ये एन एप्पल क्या हुआ, एक्यूजेटिव। इस एप्पल का कौन सा केस हुआ, एक्यूजेटिव केस। क्यों, क्योंकि खरीदने का एक्शन सीधे किस पर हो रहा, एप्पल पे।
तो ये एनेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि एक्यूजेटिव केस हुआ। यहाँ देखिए, राम टॉट रीटा, राम ने कौन सा एक्शन किया? टॉट का। किस पर हुआ? किसने इसको एक्सपीरियंस किया? सीधे रीटा। तो रीटा कौन सा केस में हुई? अगर पूछा जाए व्हाट इज द केस ऑफ रीटा, तो आप क्या बताएंगे? क्या? एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपसे कोई पूछे राम यहाँ किस केस में, तो क्या बताएंगे? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, क्योंकि एक्शन यहाँ कौन कर रहा? सब्जेक्ट यहाँ कौन है? राम। होप क्लियर। अब अगला देखिए, डेटिव केस इज, डेटिव इज केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सबसे प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? जब एक साथ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब कॉम्प्लिकेशन होता है कि कौन सा एक्यूजेटिव यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डेटिव यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट ये भी बहुत सिंपल है। ज़्यादातर जब एक साथ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे तो याद रखिएगा, उसमें से एक जनरली लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। और जनरली हमेशा जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि डेटिव केस एक्यूजेटिव केस में होता है, और जो लिविंग होता है वो हमेशा डेटिव केस में होता है। बट आपको ये दिमाग में नहीं रखना है, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के आगे टू या फॉर प्रेपोजिशन लग जाएगा वो हमेशा याद रखिएगा डेटिव केस में होगा, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जिसके आगे टू या फॉर नहीं लग पाएगा वो हमेशा एक्यूजेटिव केस में होगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, डेटिव केस में आई बॉट हिम शर्ट, मैंने उसके लिए कमीज खरीदी थी। देखिए, इस सेंटेंस में मैंने खरीदी, उसके बाद ये हिम और शर्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में। तो अब मैंने तो आपको प्लेन में बता दिया कि अगर एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसमें जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यानी कि डेटिव होगा, और जो नॉन लिविंग होगा वो एक्यूजेटिव यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ आप देखिए, ये हिम लिविंग है तो ये क्या हो गया आपका? डेटिव यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये शर्ट नॉन लिविंग है तो ये क्या हो गई? एक्यूजेटिव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, टू या फॉर प्रेपोजिशन जिस ऑब्जेक्ट के साथ लग जाएगा वो इनडायरेक्ट होगा, और जिसके साथ लग जाएगा वो क्या होगा? जैसे यहाँ देखिए, आई बॉट अ शर्ट फॉर हिम, यानी कि जिसके साथ फॉर और टू प्रेपोजिशन लग जाएगा वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डेटिव केस में होगा, और जिसके पास साथ नहीं लग पाएगा वो हमेशा डायरेक्ट यानी एक्यूजेटिव केस होगा। तो देखिए, आई बॉट अ शर्ट फॉर हिम, देखिए हिम के पहले मैं फॉर लगा दे रहा, लेकिन हिम के पहले शर्ट के पहले मैं टू या फॉर नहीं लगा पाऊंगा, या आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, शी गेव हर, एक सेंटेंस, अ रिंग, उसने उसे एक अंगूठी दी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हर और रिंग दो ये ऑब्जेक्ट हैं, एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग समझिए ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, यानी ये डेटिव है और ये एक्यूजेटिव है। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, आई गेव अ रिंग टू हर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने हर के आगे ही टू लग पाया, जैसे पहले वाले में कौन सा है? हिम के आगे ही फॉर लग पाया, शर्ट के पहले शर्ट के साथ नहीं लग पाया। तो जिसके साथ टू या फॉर लग जाएगा वो हमेशा इनडायरेक्ट यानी डेटिव केस में होगा, और जिसके साथ नहीं लग पाएगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजेटिव केस में होगा। तो आई होप आपको ये केस भी क्लियर हैं। केस में आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, पॉजेसिव केस इज मेंट फॉर पोजेशन और रिलेशन। पॉजेसिव केस किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? रिलेशन, संबंध दिखाने के लिए, या ओनरशिप, अधिकार दिखाने के लिए। और ये संबंध और अधिकार दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या
अपॉस्ट्रफी एस का या ऑफ प्रेपोजिशन का। ये ध्यान देना है आपको कि पॉजेसिव केस हमेशा अधिकार दिखाएगा या संबंध दिखाएगा, और इसको दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ करते हैं या ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि जनरली हमारे दिमाग में इसके लिए भी एक कन्फ्यूजन है, एक गलत सा मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी, मिसकॉन्सेप्शन, MISCONCEPTION, मिसकॉन्सेप्शन। इसमें हमारी बहुत गलत फहमी है इससे लेकर के कि ज़्यादा हम मानते हैं कि जो अपॉस्ट्रफी एस है ये हम लिविंग के साथ लगाते हैं संबंध दिखाने के लिए, और ऑफ को हम नॉन लिविंग के साथ लगाते हैं संबंध या अधिकार दिखाने के लिए। गलत है। हम अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं, ये पहले समझ लीजिए। लेकिन हाँ, उसकी एक कंडीशन है, हम अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ नॉन लिविंग के साथ तभी करते हैं या उसी कंडीशन में करते हैं कि जिस हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो अपने आप में यूनिक है, वो अपने आप में सिंगल है, वो कॉमन नहीं है। जैसे सन को ले लीजिए, द सन्स रेज, सूरज की किरणें, द सन अपॉस्ट्रफी एस, सन्स रेज, RAYS, रेज, सन्स रेज। तो यहाँ सन अपने आप में क्या है? यूनिक है, अपने आप में सिंगल है, इसलिए सन नॉन लिविंग है, इसके बावजूद हम इसके साथ अपॉस्ट्रफी एस लगा रहे हैं। ये भी सही है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या? द रेज ऑफ द सन। दूसरा, द अर्थ्स वास्टनेस, इस अर्थ, इस पृथ्वी की क्या जो वास्टनेस है, इसका फैलाव, ये कितनी विस्तार कर, द अर्थ्स वास्टनेस, द वास्टनेस ऑफ द अर्थ, दोनों सही है। अगला, ऐसी चीजें, जैसे मैंने कहा डेलीज एटमॉस्फेयर और डेलीज क्लाइमेट, क्योंकि दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में वो सिंगल है, दूसरी प्लेस दिल्ली नहीं है, इसके लिए यहाँ दिल्ली के साथ भी अपॉस्ट्रफी एस लग जाएगा और ये सही भी है। उसके बाद ऑफ भी लगा सकते हैं, लाइक द एटमॉस्फेयर ऑफ दिल्ली, ये भी है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, बट दिल्लीज क्लाइमेट भी 100% करेक्ट है। ये आपको चीज़ दिमाग में रखनी है। अगला, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नॉन लिविंग हैं लेकिन उनको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, पर्सोनिफाई, जैसे मून्स ब्यूटी। मून क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसके साथ अपॉस्ट्रफी एस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मून को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, यानी पर्सोनिफाई करके हम किसी नॉन लिविंग को मानव जैसा व्यवहार करने लगते हैं, मानव जैसा उसे दिखाने लगते हैं। जैसे कि nature's affection or nature's wonder or nature's love or nature's benevolence or the wind's fury or the wind's speed। तो यहाँ विंड को मैं किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ? लिविंग जैसा। जैसे सन, द सन्स फ्यूरी, सूरज की फ्यूरी, गुस्सा, यानी कि मैं सन को भी किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूं? लिविंग जैसा, इसलिए मैं इसके साथ आपको क्या लगा दे रहा हूं? अपॉस्ट्रफी एस लगा दे रहा हूं। अन्यथा के केस में हम हमेशा लिविंग के साथ ही ज़्यादा क्या लगाते हैं? लिविंग के साथ ही हम अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं, और नॉन लिविंग के साथ क्या लगाते हैं? नॉन लिविंग के साथ हम जनरली ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में हमको ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज़ करना होगा, जैसे कि 2 legs of the chair,
2 legs of my favorite chair are broken. तो यानी कि 2 legs और chairs 2 legs, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये चेयर है, ये कोई बहुत ही यूनिक या ये कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, इसलिए चेयर के साथ आपको हमेशा ऑफ ही प्रेपोजिशन का, ऑफ ही का यूज़ करना है। दूसरा एक कंडीशन आपको ये भी दिमाग में रखना है, जब एक साथ 2 नाउन्स यूज़ किए जा रहे हैं एक ही सेंटेंस में और वो 2 नाउन्स सेपरेटली यूज़ किए जा रहे हैं और उनके साथ जब सेपरेट चीज़ों के लिए उनके साथ यूज़ किया जाएगा, सेपरेट चीज़ें वो रेफ़र करेंगे, तो हमेशा आप 2 जो है किसका यूज़ करेंगे, 2 अपॉस्ट्रोफी एस, दोनों जो नाउन्स वो आएंगे वो अपॉस्ट्रोफी एस लेंगे। जैसे कि मैंने कहा रीटाज एंड सीटाज हाउस, यानी कि हाउसेस तब होगा रीटाज एंड सीटाज हाउसेस आर लोकेटेड जस्ट बिसाइड माई हाउस, यानी कि यहाँ रीटा का घर अलग है और सीटा का घर अलग है। लेकिन अगर जो ये 2 नाउन्स आ रहे हैं और वो एक ही प्लेस को रेफर कर रहे हैं, उनसे जो रिलेटेड चीज़ है वो एक ही है, घर है वो एक ही है, तब वहाँ एक ही के साथ लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस और हमेशा दूसरे वाले के साथ। जैसे रीटा एंड सीटाज हाउस स्टैंड्स जस्ट बिसाइड माय हाउस, यानी कि रीटा और सीटा का घर एक ही है, लेकिन मैं दोनों के साथ अलग अलग, अगर जो मैं क्या लगा दिया, दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब है कि दोनों का घर अलग अलग है। जैसे कि हेनरीज वाइफ एंड आप ले सकते हैं एल्बर्ट्स वाइफ, यानी कि हेनरी की वाइफ यहाँ अलग है और एल्बर्ट की वाइफ यहाँ अलग है, तो हेनरीज एंड ले सकते हैं एल्बर्ट्स वाइव्स मेट मी द अदर नाइट। तो यहाँ दोनों की अलग अलग वाइफ है, इसलिए आप दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर 2 नाउन्स हैं, उनसे जो बातें की जा रही उनसे रिलेटेड किसी पोजीशन की, वो एक को रेफर करती, तो आप एक ही के साथ लगाएंगे और वो दूसरे वाले के साथ लगाएंगे। ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है किससे रिलेटेड, पॉजेसिव जो है आपको पॉजेसिव केस से। दूसरी चीज़, अगर जो आपको ये क्लियर नहीं हो पाया हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी, मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं केस को थोड़ा और डिटेल से एक और 5 या 10 मिनट का वीडियो इस पे बना के आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। सो माय डियर लर्नर्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड हियर वी कंक्लूड और वी रैप व्हाट नाउन। यहाँ हम नाउन को ख़त्म कर रहे हैं। अब हम जो है किसी दूसरे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, जो एग्जामिनेशन और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।